ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये हमारे पास नेक्स्ट कुछ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं अरिथमेटिक मीन के अलावा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a set of n positive values is the positive nth root of the product of the values. Be careful, ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जबकि आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं सब वो पॉजिटिव हों। अगर आपके पास डाटा वैल्यूज में से कोई एक नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है तो आप उसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट उस डाटा का नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसका करना कैसे है, या तो ये है कि आप प्रोडक्ट ले लें, जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी प्रोडक्ट ले लें और फिर उसका nth रूट ले लें। देखें, जिस वक्त आपके पास नेगेटिव वैल्यू होती है तो नेगेटिव वैल्यू प्रोडक्ट में जाके आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव है तो आपकी प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगी। और लेट्स से कि स्क्वायर रूट लेना आपने, स्क्वायर रूट जैसे होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, नेगेटिव का इमेजिनरी रिजल्ट आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर 2 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर 3 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो 3 को मल्टीप्लाई करके उनका क्यूब रूट ले लेंगे, मतलब पावर 1/3। तो इसी तरह n ऑब्जर्वेशंस के लिए ऑब्जर्वेशंस की प्रोडक्ट लें और फिर उसके nth रूट ले लें। या फिर सेकंड वे ये है कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का आप इस फार्मूला का अगर लॉग लें तो ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। यहाँ आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस का पहले लॉग लेना है, फिर उनको ऐड करना है, फिर उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है और फिर इस रेशियो लेने के बाद आपने एंटी लॉग लेना है। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये आपने ऑब्जर्वेशंस का x ऑब्जर्वेशन है, आपके पास डाटा सेट है, आपने उसका पहले लॉग लेना है, लॉग ऑफ x, और फिर उसको ऐड करना है। ये 5.6567 इसका सम आ रहा है। तो 5.6567 को आपने n7 से डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और फिर जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग ले लेना है। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 6.43। सेकेंड नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ n नॉन जीरो वैल्यूज। अच्छा, बी केयरफुल, अगर आपके पास डाटा में कोई जीरो वैल्यू आ जाती है तो उसका जीरो वैल्यू का भी रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें डाटा वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना है। देखिए यहाँ पे आ रहा है समेशन 1/xi। तो जब आप जीरो वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो भी इनफाइनाइट रिजल्ट आ जाता है। तो हार्मोनिक मीन पॉसिबल नहीं होगा अगर आपके डाटा में कोई जीरो वैल्यू है तो नॉन जीरो वैल्यूज के लिए कैसे करना है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज। देखें, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x/n। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय समेशन x। तो समेशन x की बजाय हमने अरिथमेटिक मीन भी कैसा लेना है, रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन लेना है। तो मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n ओवर समेशन 1/xi। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने पहले डाटा वैल्यूज को का रेसिप्रोकल लेना है। मतलब x अगर 3 है तो 1/3 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेके आपने तो फिर इसको ऐड करना है और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यूमरेटर में आ जाएंगी 7, और ये सम जो है 1.1929 डिवाइजर होगा, और ये 5.87 आपके पास हार्मोनिक मीन आ रहा है। नेक्स्ट है जी मॉड हमारे पास, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आल्सो कॉल्ड नॉमिनल एवरेज can be used for qualitative as well as quantitative data, may not be unique, may not exist। कंप्यूटेशन किस तरह से करनी है, क्या होता है मॉड, जो आपके डाटा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन आ रही है, दैट इज द मॉड ऑफ द डाटा। क्वालिटेटिव डाटा हो या क्वांटिटेटिव डाटा हो, मतलब कैटेगरीज भी है तो आप उसमें से देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम आ रही है सबसे ज्यादा। मे नॉट बी यूनिक, ये भी हो सकता है कि डाटा में दो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सबसे ज्यादा दफा और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रही हैं, तो दो मोड भी हो सकते हैं। मे नॉट एक्सिस्ट, ये भी पॉसिबल है कि कोई डाटा में कोई भी एक भी मॉड ना हो। अगर सभी ऑब्जर्वेशंस इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रही हैं तो डाटा में कोई भी मॉड नहीं होगा।
Next measure of central tendency is median. Numerical measures that give the relative position of a data value relative to the entire data set. Position के लिहाज से central most observation. It divides the observation into two equal parts after arranging the values in ascending order of magnitude. आपने पहले डाटा को ascending order में अरेंज करना है, स्मॉलर ऑब्जर्वेशन से लार्जर ऑब्जर्वेशन की तरफ। फिर अगर तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस का नंबर ऑड है, फॉर एग्जांपल 7 ऑब्जर्वेशंस है, तो फिर मीडियन क्या होगा? मिडल नंबर, मतलब 3 ऑब्जर्वेशंस अपर 3 बिलो, तो 4th ऑब्जर्वेशन जो है फॉर एग्जांपल वो आपकी यहाँ पर मीडियन होगी अगर आपके पास 7 ऑब्जर्वेशंस हो तो। इफ n is even, the median is the average of the two middle numbers. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाटा वैल्यूज 8 हैं, तो फिर दरमियान में कौन सी दो ऑब्जर्वेशंस आती हैं आपके पास? फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की एवरेज जो होगी वो मीडियन होगा। अनदर वे टू कैलकुलेट मीडियन, आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो कि डायरेक्टली बस आप डाटा अरेंज करें, उसकी सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका मीडियन है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फिर सेंट्रल टू ऑब्जर्वेशंस की एवरेज मीडियन है। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप एक और वे क्या है मीडियन कैलकुलेट करने का, ये इस वे से कर सकते हैं। साइज ऑफ n plus 1/2 ऑब्जर्वेशन, n plus 1/2 ऑब्जर्वेशन मतलब आपने यहाँ पे सैंपल साइज रखना है, जितना आपके पास सैंपल साइज है उसको उसमें +1 करना है, उसको डिवाइड करना है 2 से बाय 2, क्योंकि मीडियन डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इस साइज की ऑब्जर्वेशन जो होगी वो आपका मीडियन होगा। अब इस फॉर्मूला के थ्रू अगर आप करना चाहें तो हम वो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 20 ऑब्जर्वेशंस का डाटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें इवन है, तो सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए एवरेज के लिए उसके लिए मीडियन के लिए हमें क्या करना होगा? सेंट्रल टू वैल्यूज की एवरेज करनी होगी। यहाँ जो 10th और 11th है ये दोनों सेंट्रल वैल्यूज हैं, क्योंकि इससे बिलो भी 9 ऑब्जर्वेशंस हैं और 11 से अबव भी 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये 53 और 54 ये 10th और 11th ऑब्जर्वेशंस हैं, इनकी आप एवरेज कर लेंगे, मतलब 53 plus 54 divided by 2 it is 53.5, मीडियन 53.5 होगा इस डाटा का। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूँ साइज वाला, तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n plus 1/2 ऑब्जर्वेशन। साइज ऑफ, अब n आपके पास 20 था, 20 में +1 करें, 21 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 10.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई है, इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये जो होल नंबर है इसको लिखेंगे, मतलब 10th ऑब्जर्वेशन प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट जो इसमें आ रहा है वो कहाँ फॉल करता है? एक्चुअली ये कहीं 10th और 11th ऑब्जर्वेशन के दरमियान में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 इंटू 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन डाटा से पिक करेंगे, इट इज 53 प्लस 0.5 टाइम 11th ऑब्जर्वेशन 54 है अगर आप डाटा में देखें, और 10th ऑब्जर्वेशन 53 है, इन दोनों का डिफरेंस 1, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.5 और 53.5 आपके पास मीडियन आ जाएगा। ये वही आ रहा है जो हमने डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया था। अब क्या है कि मीडियन आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 100% टोटल होता है तो 50% बिलो होगा मीडियन से और 50% अबव होगा डाटा। अब हम अगर फर्दर चाहते हैं कि डाटा को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हमारे पास डिफरेंट और क्वांटिटीज भी हैं। These are called quartiles, deciles and percentiles. Quartiles क्या होते हैं? Divides an array into 4 equal parts. अब जब देखें डाटा को टोटल 100% का है आपके पास, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये आपके पास 50-50% का 2 पोर्शन बन गए, 50% बिलो मीडियन एंड 50% above the median. अब ये जो 50% है, हम फर्दर इसको अगर डिवाइड कर दें 2 पोर्शंस में, तो ये 25% का हर पार्ट हो जाएगा
और यहाँ से भी अगर 50% को इसको भी डिवाइड कर दें तो अब ये कितनी क्वांटिटीज होंगी? दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2 एंड दिस वन इज Q3. Q1, Q2, Q3 ये 3 क्वार्टाइल्स होंगे जो डाटा के कितने पार्ट्स बना रहे हैं? 4 इक्वल पार्ट्स, each part containing 25% of the observations. इसको हम डिनोट करते हैं QJ से, वे J वेरीज फ्रॉम 1 to 3. अगर J को आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला देखें क्या आ रहा है, साइज ऑफ J इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन. डिवाइजर यहाँ 4 है क्योंकि क्वार्टाइल्स डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था तो 2 डिवाइजर था और मीडियन एक क्वांटिटी थी. अब QJ जो है क्वार्टाइल्स जो है ये 3 क्वार्टाइल्स हैं, दैट्स वाई यहाँ J मल्टीप्लाई हो रहा है. Q1 जब आप करेंगे तो यहाँ 1J पुट हो जाएगा, Q2 करेंगे तो यहाँ J2 यूज करेंगे और Q3 के लिए यहाँ Q3 करेंगे, J3 यूज करेंगे. मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल इक्वल होते हैं. ये सेम उन्हीं मैनर्स में जैसे आपने मीडियन कैलकुलेट करना है वैसे ही आप क्वार्टाइल्स 1 by 1 3 क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे. देखिए Q1 से फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25th percentile. 25% of the observations are below the first quartile. First quartile से below कितना होगा डाटा? 25% और above 75%. सेम केस आपके पास के Q3 से above 25% हो जाएगा और below 75% हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास डिसाइल्स. डिसाइल्स क्या करते हैं? एक डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कितने होंगे डिसाइल्स? 9. ऑफ कोर्स 9 कट लगेंगे तो 10 पार्ट्स बन जाएंगे. एक कट लगता है तो 2 पार्ट्स बन जाते हैं ना. तो यहाँ पर D से D फॉर स्टैंड्स फॉर डिसाइल्स, साइज ऑफ J इंटू n प्लस 1/10th ऑब्जर्वेशन. अब डिवाइजर 10 आ गया और यहाँ पर J जो है वो 1 से 9 तक करेगा और J जो 5th डिसाइल है वो सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन के इक्वल होगा. नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटाइल दैट डिवाइड्स अ डाटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. आपने अरेंज करना है पहले डाटा को. यूजुअली हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं. अब यहाँ पर J 1 से 99 तक वेरी करेगा एंड ईच पार्ट कंटेन्स 1% ऑफ द डाटा सेट. साइज ऑफ J इंटू n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन. परसेंटाइल का यूजेज कहाँ है? For example, suppose Ali was told that relative to other scores on a NTS test, his score was the 95th percentile. That is, his percentile score is 95. How do we interpret it? एक परसेंटेज होती है और एक ये परसेंटाइल स्कोर है. परसेंटाइल स्कोर एक्चुअली आपकी पोजीशन बताता है कि जितने लोग अपीयर हुए थे उनमें आप किस जगह पे फॉल कर रहे हैं. तो अगर अली का परसेंटाइल स्कोर बताया जा रहा है कि 95 है, इट दिस मींस दैट 95% ऑफ दोज हु टुक द टेस्ट had scores less than or equal to Ali's score, while 5% had scores higher than Ali's. 95 परसेंटाइल अली का है तो इसका मतलब है कि उससे अबव सिर्फ 5% कैंडिडेट्स हैं, रिमेनिंग उससे उसके इक्वल या उससे बिलो हैं. अभी आपके पास एक डाटा सेट है जिसके लिए हमने मीडियन कैलकुलेट किया था. आपने इसके लिए क्वार्टाइल्स, ये डिफरेंट डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करके और ये भी प्रूव करना है कि मीडियन Q2, D5 और P50 these are all equal. Let's say you have to calculate Q3, third quartile. It is size of 3 into n plus 1/4th observation. अब n की जगह वही 20 पुट करें, 20 प्लस 1/4th ऑब्जर्वेशन और इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है तो ये साइज ऑफ 15.75th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा. अब ये ऑब्जर्वेशन इन बिटवीन 15 और 16 ऑब्जर्वेशन है. पहले जो होल नंबर है 15 वो लिखेंगे, 15th ऑब्जर्वेशन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आएगा प्लस 0.75, 16th ऑब्जर्वेशन माइनस 15th ऑब्जर्वेशन. अब अगर आप डाटा में देखें तो 16th ऑब्जर्वेशन 70 है और 15th जो है वो 68 है. इसको सॉल्व करें तो ये Q3 69.5 आ जाएगा आपके पास.